अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो किससे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो पाकिस्तान के स्क्वाड की अपडेट आ रही है। डेट सामने आ चुकी है, कब पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होगा, इस पर बात करेंगे। फखर जमान के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, क्या फखर जमान फिट हो जाएंगे या फखर जमान जो है फिट नहीं हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। हफीज ने बात की है बाबर रिजवान को लेकर और कहा है कि भाई ये दोनों जो है वो की प्लेयर नहीं है। आप हर टाइम इनकी बातें करते रहते हैं कि ये दोनों बड़े की प्लेयर हैं, ये हैं वो हैं, क्या कहा है हफीज ने वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तब्दीलियां होने जा रही हैं, किसको मिलेगा अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, किसको नहीं मिलेगा। कुछ प्लेयर्स रिमूव भी हो रहे हैं, कुछ को रगड़ा भी लग रहा है, जिनको हमने कहा था कि भाई दुबई ना छोड़ो लेकिन उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे, वो कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान को हुई है शिकस्त, लेकिन फैसल अकरम छा गए हैं भाई। एक स्पिनर और हैं जिन्होंने 5 विकेटें ली हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो जबरदस्त किस्म का T20 सीरीज का सिलसिला जारी था वो भी खत्म हो गया, उस पर भी बात करेंगे। और आपके जो लेजेंड्स हैं, 4 लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो सैलरी रिसीव कर रहे हैं भाई, 50 लाख रुपए महाना ले रहे हैं, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो जरा चला लीजिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान स्क्वाड के हवाले से जो अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि आपका जो स्क्वाड है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। चीजें आपके स्क्वाड के हवाले से जो है फाइनलाइज हो गई है, मीटिंग जो है वो जारी है सिलेक्टर्स की। फाइनल जो है वो आपके आगा सलमान और माइक एहसन इन दोनों ने मिलकर जो है चीजों को फाइनलाइज भी करना है, जो सिलेक्टर्स हैं उनके साथ। और फिर ये स्क्वाड जो है वो आपका चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास जो है भिजवा दिया जाएगा और उनकी तरफ से अगर फाइनल अप्रूवल ओके हो गया तो पॉसिबल डेट 19 तारीख सामने आ रही है। देखिए पाकिस्तान का एशिया कप का और जो ट्राई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस करना है 19 तारीख आ रही है। गालिबन 2 से 3 दिन में ये स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की जो पहली मीटिंग थी वो हो चुकी है और जो इनिशियल नाम्स थे उन पे मुशावरत कर ली गई है। अब ये कहा गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि एक मुलाकात करनी है कोच माइक एहसन और सलमान अली आगा से। दोनों पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पॉसिबिलिटी तौर पे कल ये इनकी मुलाकात हो सकती है या मैक्सिमम परसों इनकी मुलाकात हो जाएगी। वैसे कल के भी इम्कान नजर आ रहे हैं कि कल आगा और जो कोच माइक एहसन जो दोनों लाहौर में मौजूद हैं वो सिलेक्शन कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे। आपको फिर बता दें कि बाबर आजम को यह कहा जा रहा था कि सिलेक्ट किया जाएगा या उनको कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि फखर जमान की रिप्लेसमेंट में, लेकिन आकिब जावेद अब उनके हक में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे T20 एशिया कप को लेकर। उनका मानना यह है कि अगर आपने जाना है तो आप यंगस्टर्स के साथ ही जाएं। बाबर की बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी हुई, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि बाबर आजम अगर वेस्ट इंडीज के केस अच्छा कर देंगे तो उनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी बिल्कुल अच्छी फॉर्म नहीं चली तो आकिब जावेद, वैसे तो वो भी एक सिलेक्शन कमेटी का पार्ट ही है लेकिन उनकी चलती ज्यादा है, उनका दबदबा ज्यादा रहता है, वो बिल्कुल इस हक में नहीं है। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 खिलाड़ियों को आपके जो ट्राई सीरीज है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, इनको आराम करवाया जा सकता है। सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इनको स्क्वाड में डाला जा सकता है। और साथ साथ अगर सलमान मिर्जा या अहमद दानियाल को आपके एशिया कप के स्क्वाड में नहीं भी डाला जाता तो इनको रिजर्व में डाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो एशिया कप अनाउंस करेगा वो 15 रुकनी स्क्वाड और 3 रिजर्व, यानी कि टोटल आपके 18 रुकनी का स्क्वाड होगा जो अनाउंस करेगा। अब 19 तारीख को ये पाकिस्तान अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करेगा। इंडिया की भी यही डेट है बाय द वे, इंडिया ने भी कहा कि हम भी 19 तारीख को उनका भी अजित गारकर जो उनके सिलेक्टर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुंबई में, वहां पर वो एक मीटिंग बनाकर बैठे हुए हैं। उधर भी अपडेट ये आ रही है क्योंकि जो उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं उनका बड़ा चल रहा था कि वो होंगे अवेलेबल या नहीं होंगे। उनका स्पोर्ट्स हर्निया का, क्योंकि आप कहो कि उनको इंजरी हुई थी लेकिन उन्होंने भी रिकवर कर लिया, आज अपना फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। तो अपडेट ये आ रही है कि सूर्य कुमार यादव भी फिट हो गए तो वही उनकी टीम की कप्तानी करेंगे। 19 तारीख को पॉसिबल तौर पे अजित गारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम का स्क्वाड का ऐलान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया को तो एशिया कप खेलना है, उनकी पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज थी वो भी कैंसिल होगी, श्रीलंका के साथ वो सीरीज रखवा रहे थे वो हुई नहीं, लेकिन पाकिस्तान 5 मैच खेलेगा पॉसिबल तौर पे ट्राई नेशन सीरीज के, जहां पर एक बेहतरीन पाकिस्तान को तैयारी मिलेगी शारजा में और फिर पाकिस्तान यूएई में 1 दिन के वक्फे के बाद एशिया कप का आगाज कर देगा। तो ये पाकिस्तान को एक अच्छी खासी तैयारी करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान अपना कैंप भी जो लगाएगा वो भी यूएई में लगाएगा, पॉसिबल तौर पे शारजा में लगाएगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी बता चुका है कि वो 2 हफ्ते पहले अपना कैंप शारजा में लगाएंगे। मे भी पाकिस्तान भी कहीं दुबई या कहीं कैंप अपना लगा लेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान को भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। बिल्कुल। खैर दाऊद साहब, आपको क्या लगता है पेसर्स के हवाले से, जो पेसर्स हैं
इसमें मुझे तो लगता है जो आपके नए पेसर हैं इनको स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए यार। आप सलमान मिर्जा को सिर्फ कर लें, एक बंदा आप डालें एटलीस्ट जो है, क्योंकि आपके जो पुराने पेसर्स हैं अगर आप उनको देख भी लेना, आपके में हारिस रऊफ से दुबई में अच्छा एक्सपेक्टेशंस होती है। एक इंसान कहता है कि यार इस बार हारिस रऊफ अन्नी मचा देगा, इस बार शाहीन अन्नी मचा देगा, इस बार हसन अली अन्नी मचा देगा। एक जहन के अंदर एक्सपेक्टेशंस आती है ना, है ही नहीं। आपको है तीनों में से किसी यार बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप सलमान मिर्जा को डालो यार। अगर आप इन तीन आपके पास ऑप्शन है ना, नसीम को तो आप कंसीडर नहीं कर रहे, आप उसको नहीं रख रहे, अभी आप ना तीन को आप कंसीडर कर रहे हो, जो आप कह रहे हो जी ये फास्ट बॉलर है हमारे पास। वैसे वसीम जूनियर को भी कहा जा रहा है कि उनको भी कंसीडर किया जा रहा है, उनका भी नाम जेर गौर है। ये एक आध नाम है जिसकी वजह से भी सलमान अली आगा और जो माइक हैसन है ना उनसे मुशावरत करनी है। जैसे अब वसीम जूनियर को कहा जा रहा है कि क्या इनको कंसीडर किया जाए, अगर फहीम की बॉलिंग नरम गरम रहती है तो अगर फहीम के साथ ही क्या इनको चांस दे दिया जाए, ये चीजें गौर की जा रही है। लेकिन अभी आप देखो ना, जो जेन्युइन आपके पास पेसर है वो तीन ही है, क्योंकि वहां पर आप स्पिनर के साथ भी जाओगे, एक तो खिलाओगे हर हाल में, सुफियान को खिलाओगे, अबरार को खिलाओगे, सुफियान को चलो आप खिलाओगे। अब तीन आपके पास ना ऑप्शन है, एक हसन अली है, एक शाहीन है और हारिस रऊफ है। ये तीन ही है। अब इनमें से ना अगर आप दो मुझे पिक करने को बोलो तो मैं एक शाहीन और एक हारिस रऊफ को पिक करूंगा। हसन अली की फॉर्म एकदम से नरम गरम हो जाती है और अभी भी वो कोई इतना खास नहीं कर पा रहे, स्पेशली अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करते हो जहां उनको बहुत मार पड़ सकती है। चलो ओडीआई में फिर भी आपके पास टाइम होता है, एक हसन अली एक लंबा मैच खेलेंगे तो चलो डिफरेंट स्पेल में आपको बेहतर बॉलिंग करके दे सकते हैं मिडिल ओवर्स में। T20 में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा ये होता है कि जब आप तीसरा पेसर आप सलमान मिर्जा को डाल सकते हो। ये होता है जब आप नेशनल ड्यूटी जो है ना किसी लीग की प्रायोरिटी के लिए छोड़ते हैं ना, इससे पहले अपने मुल्क में कितनी किलियां उड़ा रहे थे। आपने बांग्लादेश का टूर नहीं किया, आप ऐसे पता नहीं ये वेस्ट इंडीज में जाके इतना बुरा एक्सपोज हो गए, इतनी आपको मार पड़ गई क्या अब आपकी तरफ जहन ही नहीं बन रहा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे वो कितना कमजोर टीम थी बांग्लादेश की टीम, और इन पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक आपको नजर आ रही थी। लेकिन बहरहाल अली साहब मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि अगर आप तीन फास्ट बॉलर अगर आपको लेकर जाने हैं और आपका दायरा 15 रुकनी स्क्वाड बनाना है, आप ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं रख सकते। वैसे तो हो सकता है कि ये चार भी फास्ट बॉलर डाल दें, हसन अली को भी साथ रखें, तो फिर मैं चाहूंगा कि अगर आपने तीन ही रखने हैं तो शाहीन, रऊफ और आप सलमान मिर्जा, ये तीन पेसर्स के साथ आप जाओ। एक आपके पास मेरी तो पर्सनल राय है कि फहीम अशरफ को भी आप ड्रॉप करो, उसकी जगह आप वसीम जूनियर को रख लो। ये चार आपको प्रॉपर पेसर आ जाएंगे, क्योंकि जूनियर एक पूरा बॉलर है, वो फहीम की तरह 2 ओवर का बॉलर नहीं है, वो उसे आप 3 से 4 ओवर भी डलवा सकते हो। बैटिंग में भी वो एक आध बड़ा शॉट आपको चाहिए तो वो करके दे देगा। जूनियर यार जितनी मेहनत वो कर रहा था बेचारे को होना चाहिए। हाँ, तो ये मेरे अगर आप मानो तो ये आप चार अपने बॉलर खिलाओ, एक आपका शाहीन, एक आपका रऊफ, एक आपका सलमान मिर्जा और एक वसीम जूनियर। हसन अली और फहीम अशरफ दोनों को आप ड्रॉप कर दो, ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि फखर जमान जो है वो फिलहाल जो है रिहैब कर रहे हैं, और अपना रिहैब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो है इनका रिहैब कंप्लीट हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भरपूर तरीके से इस वक्त जो है चाहता है कि फखर जमान फिट हो जाए, और फिट होने के बाद फखर जमान को जो T20 स्क्वाड है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्लानिंग थी शुरू से वो यही थी कि यार ये यंग टीम को हम किसी तरीके से ये टूर्नामेंट खिलाएं और हम देखेंगे यंग टीम क्या करती है। देखो फखर जमान के हवाले से पहले तो ये चलना शुरू हो गया था कि उनकी जब इंजरी थी तो पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है वो किसी हरी में नहीं थी। हरी मतलब कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है हम बाबर आजम को डाल देंगे, या एक बेस्ट उसका बाबर ही नजर आ रहा था। वो कह रहे थे जी फखर नहीं है तो उनकी जगह बाबर को रिप्लेस कर देंगे, नंबर 3 पे बाबर को खिला देंगे। लेकिन जब बाबर की फॉर्म देखी ओडीआई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो इतनी बुरी फॉर्म थी कि एक मैच में चलो 47 बनाया, लेकिन उसके बाद दोनों में जिस तरह से बाबर आजम का जो बैड पैच था जो लगातार 3 साल से चल रहा है वो लगातार उनका वही नजर आया। तो फिर सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि भाई नहीं भाई नहीं, हम फखर जमान हमें आधा फिट मिल जाए हम उसके साथ जाएंगे, हम इंतजार करेंगे। आज खबर यह कि पीसीबी की जो वो अपना जो रिहैब अपना पूरा कर रहे हैं, उनका कल भी उनके टेस्ट करवाए गए हैं जरूरी रिहैब के लिए, और सिलेक्शन कमेटी लगातार जो मेडिकल पैनल है उनके साथ फखर जमान की अपडेट्स लिए जा रहा है। और अपडेट ये आ रही है कि वो ट्राई नेशन सीरीज से पहले वो अवेलेबल भी हो जाएंगे और फिट भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले चल रहा था ना कि शायद ट्राई सीरीज के लिए वो अवेलेबल ना रहे, उनको खाली एशिया कप के लिए कंसीडर किया जाए। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी का ये भी बयान आ रहा है कि जी फखर जमान ट्राई सीरीज के लिए भी अवेलेबल होंगे। हाँ ठीक है, शायद उनके ऊपर लोड ना डाला जाए, 11 में आप उनको शुरू में ना भी खिलाओ, अफगानिस्तान या यूएई के 1-2 मैचेस आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वहां पे आप उनको बेंच कर दोगे, आपके पास खुशदिल शाह होंगे, आप नीचे से खुशदिल शाह को खिला लोगे या हुसैन तलत को मे भी आपको चांस दे दो। तो लेकिन फखर जमान अब एशिया कप के स्क्वाड में रहेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। फखर जमान फिट हो जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी बोल रही है बार बार कि वो रिहैब कंप्लीट कर रहे हैं, और ट्राई सीरीज और एशिया कप से पहले वो अपनी हैमस्ट्रिंग की जो उनकी इंजरी है वो बिल्कुल भी सीरियस नोयत की नहीं है, उनके टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद हफीज के हवाले से।
तो मोहम्मद हफीज ने बात की है बाबर और रिजवान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान जो है वो ओवर हाइप्ड है, मतलब जो मेन की प्लेयर्स हैं बाबर रिजवान वो नहीं है। सलमान अली आगा की उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं कि जो मैचेस आपके लिए जीत कर देगा ना वो आपका की प्लेयर होना चाहिए। और शुरू से हमने देखा कि हफीज जो है वो इस हवाले से बात करते हुए आते हैं, इवन जब वो टीम में भी थे तब भी वो एक बात करते थे कि अगर बाबर रिजवान जो वो ओपनिंग करते हैं और इतनी ज्यादा बॉलिंग खेल लेते हैं तो उनका ही मेन रोल होना चाहिए कि वो इस मैच को जो फिनिश भी कर आए, ना कि जो पीछे वालों पे डालें। तो भाईजान हफीज ने तो बड़ी खुल डुल कर बात की और कहा है कि जो आपके दोनों हैं ये मेन की प्लेयर्स नहीं है। देखो, बात तो उन्होंने ठीक किया, गलत बात तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने किस सेंस में बात की? उन्होंने कहा कि अगर ये फिलहाल अगर आप एशिया कप में इनके बगैर जा रहे हो, या अगर आप ये इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, या आप बोल रहे हो कि आप इनको टीम में नहीं डाल रहे और आप ये बोल रहे हो जी कि की प्लेयर्स हमारे ड्रॉप हुए हुए हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो की प्लेयर्स नहीं है। करंटली आपके की प्लेयर्स वो होते हैं जो मैच विनर्स होते हैं, जो आपको वैल्यू ऐड करते हैं। तो उन्होंने कहा आपका की प्लेयर, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा सलमान अली आगा आपको टेस्ट में भी अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे, ओडीआई में भी अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे, जो आपके सलमान अली आगा हैं। ठीक है, टी20 में इतना खास उन्होंने नहीं किया, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में तो वो अच्छा करते हुए आ रहे हैं आपके, इसलिए आपने उनको टी20 का कप्तान भी बनाया, तो वो अच्छा कर रहे हैं। फिर अगर आप आगे बात करो तो जो आपके हसन नवाज हैं, जिस तरह से वो मैच विनर निकल कर आए हैं, टी20 में कमाल कर रहे हैं, पहले ही ओडीआई खेला, मैच जितवा दिया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया। हसन नवाज है आपका मैच विनर। वो कहते हैं जी साइम अयूब आपका मैच विनर है। ये वो खिलाड़ी हैं, और साइम अयूब ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया में आपको सीरीज जितवाई, साउथ अफ्रीका में बल्ले के साथ आपको सीरीज जितवाई, वो कहते हैं कि ये आपके मैच विनर्स हैं, ये आपके की प्लेयर्स हैं। बाबर और रिजवान आपके की प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि की प्लेयर वो होता है जिसपे आप डिपेंड करते हो, जो आपको मैच जितवाता है। तो उन्होंने गलत बात तो कही नहीं की। नहीं, कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अनाउंस होने वाला है। बड़ी तब्दीलियां जो आपको इस बार पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगी। जो प्लेयर्स जो तीनों फॉर्मेट में इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी कि ओडीआई, टी20 और टेस्ट जो तीनों में नहीं खेल रहे हैं, वो आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते हुए दिखेंगे। उस्मान खान, जिसका मुझे बड़ा दुख है कि जो दुबई से थे और उनको जो बिला वजह पीएसएल की कुछ सेंचुरीज के बाद उनको मोटिवेट किया गया कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें, फिर उनको चांसेस भी पूरे मिले। मतलब ये बात नहीं कि उनको चांसेस कम दिए, लेकिन वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे। और हमने उस टाइम भी बात की थी कि जिस मतलब शुरू से हम एक बात करते हैं कि यार जो उस्मान खान की टेक्निक शिकनी है जैसी है, दुबई में खेल रहे थे, ठीक है, वो खेलते रहते, दुबई में उनका काम चल रहा था, लीगें भी चल रही, सारा कुछ चल रहा, लेकिन उनको लगा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। अब वो नौबत आ गई है कि उनका नीचे शाहीन महीन में भी जो उनकी जगह बनना थोड़ी मुश्किल हुई हुई है। तो भाईजान उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, और भी काफी प्लेयर हैं जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, लेकिन मेन बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड भी होने जा रहे हैं, जैसे हसन नवाज टाइप। भाई देखिए, चेंजेस तो हो रही हैं, और आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो आपकी सैलरीज हैं, स्पेशली बड़े बड़े नाम हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन जितने पैसे ले रहे हैं और काम उतना कर नहीं रहे, मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे। तो अब अपडेट्स ये भी आ रही है कि पीसीबी इस पर भी सोच रहा है कि आगे जाके इनकी सैलरीज भी काटें। वैसे भी आपको कल भी बताया था, यह आखिरी साल है जिसपे ये आईसीसी का जो आप कह लो कि आईसीसी का जो मेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है, उसका 3% शेयर इनको मिल रहा होता है। जो आप कह लो ये कैटेगरी वाले खिलाड़ी तकरीबन 2 मिलियन खाली उसमें से शेयर लेते हैं, और टोटल मिला के इनका 65.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा बन जाता है ये कैटेगरी को। तो पीसीबी आगे जाके वो भी कम करेगा। लेकिन ये भी अपडेट्स आ रही है कि जो बाबर और रिजवान है उनकी कैटेगरी से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है कि भाई इनको एक कैटेगरी में कैसे रखा जाए। टी20 में तो ये है नहीं, ओडीआई में तो इनकी फॉर्म नहीं है। फिर अगर आप ओडीआई की बात करो तो पाकिस्तान के लास्ट पूरे साल में कोई सीरीज भी नहीं जीता ओडीआई की, और कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी 0 परफॉर्मेंस, ट्राई सीरीज भी नहीं जीते। वेस्ट इंडीज की थकी हुई टीम से भी आप 10वीं नंबर की टीम से भी आप सीरीज हार गए। तो आपकी ओडीआई की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और बाबर रिजवान के भी रन्स नहीं है। रेड बॉल की बात किया तो दोनों ड्रॉप्ड है बाबर रिजवान। तो इनकी किस वजह पे आप इनको 65.5 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर रिजवान को दे रहा है, उस पर भी मशावरत की जा रही है कि इनकी कैटेगरी को भी डिमोट किया जाए। इस पर बातचीत जारी है। हैतमी फैसला नहीं किया गया कि इनकी भी कैटेगरी को डिमोट किया जाए, लेकिन जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, और तलवार बल्कि लटक क्या रही है, तलवार ने काम चला दिया, उसमें है मोहम्मद उस्मान खान का जो नाम है, उनको आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जा रहा है। आमिर जमाल का नाम है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जा रहा है। मुझे लगता है आमिर जमाल को आपको कंटिन्यू चांसेस देने चाहिए थे। बड़ा गलत किया, आपको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया था, रेड बॉल में तो अच्छा कर रहा था, अच्छा था ऑलराउंडर भाई आपका। बॉलिंग इसके अलावा हसीबुल्लाह के साथ भी लगातार जाती रही है। पिछले दिनों चल रहा था कि वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं, दिल बर्दाश्ता होकर। शाहीन में भी उनका नाम नहीं था। अब उनको मैं नहीं हो रहा शिफ्ट, नहीं, एक खबरें चल रही थी, बाद में उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद अली बड़ी बेकार किस्म की गेंदबाजी दिखाई थी उन्होंने न्यूजीलैंड में, फिन आलम ने, और सैफर्ड ने। आपकी 2 टीमें इस टाइम खेल रही हैं, एक शाहीन इंग्लैंड जाके खेल रही है, टॉप एंड टी20 सीरीज चल रही है,
वो जाके ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, होना चाहिए था हसीबुल्लाह को वहां पर। उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया, मोहम्मद अली को भी हटा दिया गया, हुरैरा का भी नाम आ रहा है, बड़ा जबरदस्त आपका प्लेयर है, डोमेस्टिक का सीजनल परफॉर्मर था ना, आपने पाकिस्तान में उसको चांस दिया और उसके बाद आपने उसको डायरेक्ट ही सही तरह चांस नहीं दिया और फिर आपने उसको भी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नाम आ रहा है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन वो नाम जिनका नाम आ रहा है, जिनको कंसीडर किया जा रहा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सबसे पहले तो हसन नवाज है। एब्सोल्युटली जिस तरह से वो T20 और ODI में अपनी एंट्री कर रहा है और करके दिखा रहा है, मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर इस पाकिस्तान का वो नजर आ रहा है, उसको एक अच्छी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का जो है वो मिलेगा। बल्कि सुफियान मुकीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मोहम्मद हारिस को मिलेगा, फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, उनका नाम वापस आ रहा है, फहीम अशरफ जगह बनाएंगे दोबारा से, ये भी पहले नहीं थे, ये दोबारा एंट्री करेंगे, हसन अली नहीं थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, टीम से भी ड्रॉप थे, अब उनका भी नाम आ रहा है, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलेगा, खान की भी एंट्री हो रही है, मोहम्मद नवाज कहीं भी आपको सर्कल में नजर नहीं आ रहे थे, शदाब की सडन इंजरी के बाद इनका नाम आया, इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, खुदिल शाह को भी मिलेगा और हुसैन तल्लत को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्योंकि उनको भी T20 और ODI के स्क्वाड में लगातार रखा जा रहा है। अच्छा, मैं इनसे हुसैन तल्लत के बारे में बात कर रहा था, मैंने कहा यार देखो हुसैन तल्लत का फिलहाल नाम तो बड़ा चलना स्टार्ट हुआ हुआ, हर जगह पे आ रहा है, ODI हुसैन तल्लत को खिला दो, T20 हुसैन तल्लत को खिला दो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुसैन तल्लत को दे दो, ठीक है। ODI में हुसैन तल्लत बेहतरीन और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, कामरान गुलाम हो गया, इस जैसे जो नंबर होते हैं, हुसैन तल्लत भी वैसा खेल लेते हैं, बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि T20 में हुसैन तल्लत को डालना इंतहाई गलत बात है। जिस फार्मूले पे हमने बाबर रिजवान को बाहर कर दिया, उसी फार्मूले पे हुसैन तल्लत भी पूरा उतरते हैं। देखो मेरा मानना है कि अगर आप हुसैन तल्लत को अगर आपने T20 में खिलाना है ना, तो फिर आप नंबर 3 और 4 पे खिला नहीं खिला सकते, वहां पे हारिस खेलता है, वहां पर आपके कप्तान को एडजस्ट करना होता है, कहाँ खेलोगे? क्योंकि ना जो आगा और हुसैन तल्लत है वो एक तरह से ही खेलते हैं, और अगर आप जो आपका हुसैन तल्लत है वो आपको स्टेबिलिटी तो देता है, मेच्योरिटी तो देता है कि अगर विकेट्स गिर रहे हैं, टारगेट 130 का है, 140 का टारगेट है, 2 विकेट्स आपके जल्दी गिर गए तो वो आपको टारगेट चेस करवा देगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपका 200 का टारगेट लगा हुआ है तो फिर हुसैन तल्लत का रोल नहीं है, सीधी जो बात है, फिर आप वो किसी नंबर पे एडजस्ट नहीं होते, फिर आप मैक्सिमम उनको नंबर 3 पे खिला सकते हो, इसके बाद अगर आप आगे उनको 5वें 6ठे पे खिलाते हो तो फिर आप जाया कर रहे हो, उससे बेहतर आप खुदिल शाह को खिला सकते हो, और आपके पास न्याजी जैसे ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, अब्दुल समद जैसे प्लेयर हैं आपके पास, तो फिर आप इनको चांस नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ODI फॉर्मेट बनता है। लेकिन चलो अभी आपने उनको टीम में रखा है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो फिर आप दोगे उनको, क्योंकि वो अभी T20 के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ODI में भी स्क्वाड का पार्ट है, तो जब आप इतने सारे आप नंबरों को दे रहे हो, हसन अली को भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, फहीम अशरफ को भी आप, वो भी कहां पर समझ आते हैं, फहीम अशरफ बॉलिंग भी नहीं कर रहे, बैटिंग में कभी कभी बारी आएगी क्योंकि 9वें नंबर पे बैटिंग करते हैं या 8वें नंबर पे, वो बैटिंग भी कहां आती है, फिर भी वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो उस तरह से आपको के यूजफुल नहीं होते, लेकिन अभी हुसैन तल्लत ने ODI में तो भी रन भी बना के दिए हैं आपको, बेशक 30-31 या आप एक जो मैच जीते थे उसमें हसन नवाज के साथ मिलकर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी हुसैन तल्लत ने, तो ठीक है। खैर इसके बाद दाऊद साहब अपडेट ये भी है कि जो आपके जो लेजेंड्स थे जिनको आपने जो है वो शामिल कर लिया था कि भाई मेंटोर्स जो है जिनको आपने अपने बना दिया था, 5 मेंटोर्स जो आपने हायर किए थे, फिर आपने जो है वो जो कप था T20 कप और जो वो ODI कप था उसको जो आपने खत्म कर दिया, और उसके बाद आपने जो इनको 50 लाख रुपए मंथली सैलरी के ऊपर जो रखा हुआ था। 5 मेंटोर थे जिसमें जो है शेब मलिक थे, सरफराज अहमद थे, वकार यूनस थे, सकलैन मुश्ताक थे। तो अब अपडेट ये आ रही है कि ये स्टिल जो है जो 4 मेंटोर हैं वो सैलरीज जो है रिसीव कर रहे हैं। शेब मलिक ने चूंकि रिजाइन कर दिया था तो रिजाइन के चलते शेब मलिक को जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाकी 4 को जो है लगातार जो है 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं। और रीजन ये है कि अगर वो उनको फोर्सफुली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निकालता है तो 4 महीने के पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको भरने पड़ेंगे जो कि 2 करोड़ रुपए बनते हैं। और मिसबाउल हक को और जो सरफराज अहमद है इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमानेंटली कंटिन्यू कर लिया है। वकार और सकलैन मुश्ताक को जो निकालने का प्लान बना लिया है, और इन दोनों को जो कंटिन्यू किया इनको ये बता दिया गया कि यार आपकी सैलरी हम थोड़े टाइम में कम कर देंगे, लेकिन अभी कोई रोल नहीं है, आगे चल के कोई रोल आपको देंगे मिसबाह और सरफराज को। देखिए वही बात है ना कि वो सरफराज को रोल देना चाह रहे थे, पहले सोचा सिलेक्शन कमेटी में रोल देते हैं, फिर कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है उसके ऊपर आपको लगा दें कि आप वो देखो कि सिलेक्शन कमेटी क्या काम करिए। लेकिन ये बच्चों वाले रोल हैं, मतलब बच्चों से मतलब ये कि ये कोई लॉजिकल रोल नहीं है। ये कैसा रोल है कि सिलेक्शन कमेटी जो बनाएगी आप उसको लुक आफ्टर कर रहे होगे? ये तो कहीं पर भी नहीं होता कि आप ऊपर से ऊपर बस रोल दे दो, आप पहले हायर कर लो बंदे को और कहो कि जी के बाद में हम आपको कोई नौकरी दे देंगे या कहीं एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये तो फुदू खाते वाली बात हुई ना, ये तो मतलब फुदू खाते वाली बात है कि आपको कंपनी में आपने किसी को रख लिया और आपको भी रुको, अभी घर में रहो, जब हम आपको जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे आपके लिए क्या, लेकिन पैसे स्टिल आप देते रहो। तो ये कोई कुछ समझ से बाहर है एक नॉर्मल इंसान से। यार अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप उनको फारिग करो, जीरो से हायर करो जो करना है। यार जाहिर है जिसकी जरूरत है, जिस जगह आपको जरूरत है वहां पे आप लगाओ। अब ये तो कोई वो नहीं, अगर रखना है सरफराज को तो बस सिलेक्शन कमेटी में डाल दो, सीधी जो बात है। ऑलरेडी आपने 4 बंदे डाले में जो मुझे नहीं लगता साबित हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी में जो आपने 4 बंदे डाले हुए हैं वो कोई जस्टिफिकेशन है। इतने बंदों को जरूरत नहीं होती।
मैक्सिमम भी डालने हैं तो 2 डाल दो तो ठीक है, जब चलो 3 डाल दो, फिर 4 की क्या लॉजिक है? तो वोट में भी चलो 3 इसलिए कह रहा हूं कि चलो आपने वोटिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है कि 2 करके एक चलो वोटिंग वाला 3 का वोट भी चलो डाल जाएंगे। 4 का तो समझ ही नहीं आता। अजहर अली भी हैं, वो यूथ भी आपकी चला रहे हैं, असद शफीक हैं, वो वुमेन्स भी चला रहे हैं, कराची का जो नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो भी वो चला रहे हैं, फिर आपके आकिब जावेद हैं, वो एनसीए भी चला रहे हैं, वो ये भी चला रहे हैं, मतलब बस लगा हुए हैं, जिसका काम चल रहा है, कुछ खिचड़ी बनाई हुई है। एंड में आके पार्ट टाइम सारे सिलेक्शन कमेटी में टीम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ना कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सिलेक्शन कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, ना कोई जिम्मेदारी लेता है, प्रेस रिलीज खाली जारी कर देते हैं। वो कोई मजा नहीं आ रहा, ना कोई जवाब दे है, कुछ समझ नहीं आता आप किससे जवाब मांगोगे। अगर आज हम बोले लेट सपोज के सलमान मिर्जा स्क्वाड में नहीं होते, एशिया कप के स्क्वाड में पिक, आज आप किससे सवाल पूछोगे? सही बात है। आप कहोगे आकिब जावेद ने नहीं किया, आकिब जावेद कहेंगे भाई मैंने तो वोट डाला था, मेरी तो वोट की हैसियत 1 वोट की हैसियत है, 3 और वोट थे। हम बोलेंगे जी अजहर अली की गलती है, अजहर अली कहेंगे भाई मैंने तो नवाज के उसके सलमान मिर्जा के हक में वोट डाला था, हमें क्या पता किसने वोट डाला था। फिर पीछे से आप किसी और का नाम बोलोगे, वो अलीम डार मुकर जाएंगे, वो असद शफीक मुकर जाएंगे, मतलब हम किससे जवाब मांगे? जैसे सेम अप्लाई हुआ था 2024 के जब आपका T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हुई थी, जब मैंने वहाब रियाज से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो उसने कहा था, वो तो उसने कहा था, उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जिसमें वो वोटिंग लिखे हुए भी थे। अब इनके मोबाइलों में तो है सिलेक्टर्स में कि जी ये उसने उसको वोट दिया, उसने उसको वोट दिया, लेकिन ये चलो वो तो प्राइवेट हमारी मीटिंग थी तो उन्होंने प्राइवेटली दिखा भी दिया कि जी ये देख ले, मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था जी एक उसने वोट डाला हुआ है, वो उसने वोट डाला हुआ है, वो उसने वोट डाला हुआ है। लेकिन ये बात मीडिया में तो या वैसे तो ओपनली नहीं बताया जाता, और ना वो कभी बताएंगे कि जी आकिब जावेद ने किसको वोट डाला, असद शफीक ने किसको वोट डाला, अजहर अली ने किसको वोट डाला। तो हमें क्या पता किसने क्या किया, हम किससे जवाब मांगेंगे, हम किससे पूछेंगे? ये तो कोई जवाब दे ही नहीं होगा। सही बात है। तो ये आपने सिलेक्शन कमेटी में भी बस फुद्दू खाता लगाया हुआ है और सैलरी मेंटोर ले रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है टॉप एंड T20 सीरीज के हवाले से। तो वहां पर जो पर्थ स्कॉचर है उन्होंने बीट कर दिया पाकिस्तान शाहीन को, बड़ा कम रन किया जी आज पाकिस्तान शाहीन ने, लेकिन फैसल अकरम छाए रहे, इतने लो स्कोरिंग मैच के अंदर भी 5 आउट कर गए भाई। देखिए फैसल अकरम छाए हुए नजर आ रहे हैं, और जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में स्पिन में बहुत पोटेंशियल है। अब आप देखो सुफियान मुकीम इतना अच्छा कर रहे हैं, इब्रार बेंच पर बैठे हुए थे, ओडीआईस में उनको मौका मिला, उन्होंने इतना कमाल करके दिखा दिया। अब आप ये चीज देखो कि फैसल अकरम ने इस लो स्कोरिंग मैच में भी बेशक टीम जीती नहीं, लेकिन बड़ा थ्रिलर किस्म का मैच था पर्थ स्कॉचर्स के साथ पाकिस्तान शाहीन का। पाकिस्तान शाहीन पहले 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, उसके बाद जब पर्थ ने बैटिंग की, पाकिस्तान ने कमाल किस्म की गेंदबाजी की, फैसल अकरम छा गए, सिर्फ 16 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 16 रन देकर 4 ओवर्स में 5 खिलाड़ी आउट कर डाले, और बड़ी मुश्किल से 8 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस किया, सिर्फ 2 विकेट से चेस किया, और कोई 7 गेंदें उनकी बाकी रह गई थी, बल्कि 11 गेंदें बाकी रह गई थी। 18.1 ओवर्स में उन्होंने टारगेट चेस किया। ठीक है मैच वो जीत गए जरूर पर्थ वाले, लेकिन जो फैसल अकरम थे उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। और अली साहब फैसल अकरम के अंदर वो आपको पोटेंशियल नजर आता है लॉन्ग टर्म, अगर आप कहते हो जिस तरह से अगर आप इंडिया की बात करते हो कि उनके पास बड़े पोटेंशियल स्पिनर हैं, या हम पास में बाकी टीम्स को देखते थे कि जी हमारे पास उतने अच्छे स्पिनर नहीं आ रहे, अब आप देख लो कि अगर आप सही तरह से अपने स्पिनर्स को यूज करो, 3 स्पिनर आपको वर्ल्ड क्लास नजर आ रहे हैं अपने पास, तीनों वर्ल्ड क्लास है। सुफियान मुकीम जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जो एक बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, इब्रार वो भी कमाल है, हिस्ट्री स्पिनर है जो बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है, फैसल अकरम भी बहुत अच्छा है और भाई। फिर फैसल अकरम कुलदीप की याद दिलाता है ये फैसल अकरम, जिसका कुलदीप बॉलिंग करता है वही एंगल है इसका भी। इसको आप ओडीआई में प्रॉपर चांस दे सकते हो, लंबा खेलने वाला बॉलर है। आपकी टीम ना अगर ईमानदारी से बनना चाहे ना, तो यकीन करो स्पिन का आपका मसला हल हो गया, पेस का मसला है, स्पिन का आपका मसला हल है अगर आप प्रॉपर उनको पेस में भी अगर आप चांसेस दो, सलमान मिर्जा जैसे बॉलर को चांसेस दो, और आप निकालते जो आकिब जावेद हैं, आकिब जावेद को लाओ, चलो अभी एकदम से कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर जाता, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको प्रेशर लेना पड़ता है, लेकिन आप 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी तो करो ना। आपने अगर इन्हीं 3 पे फिक्स रहना है फिर मर्जी है आपकी भाई, लेकिन आप ट्राई करते रहो अपने बॉलर्स को, मे भी आपको चांसेस ही देने से आपको अच्छी चीजें मिलती हैं। अब फैसल अकरम को आपने चांस दिया तो आपको मिला ना, सुफियान मुकीम को आपने खिलाया तो आपको पता चला ना कि आपके पास अच्छा स्पिनर है, वरना 2023 के वर्ल्ड कप में तो आप रो रहे थे कि भाई स्पिनर होते ही नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या करें। हम जब बताते थे कि भाई डोमेस्टिक्स उठाओ तो हमें जवाब ये मिलता था सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, और आप कह लो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि या कप्तान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जवाब देते थे आपके कि भाई हमारे पास तो स्पिनर है ही नहीं, हम कहां से लाए, कोई स्पिनर ही नहीं है डोमेस्टिक में। मिसबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो साथियों से पूछते थे बताओ कौन स्पिनर है, तुम किसको कहते हो लाओ। नहीं वो तो कहते थे कोई बैट्समैन भी नहीं है, वो तो कहते थे कोई बॉलर भी नहीं है, कोई बैट्समैन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। खैर इसके बाद जब डेट आ रही है, जब कहा जाता था आउट ऑफ द बॉक्स करो कुछ, तो वो कहते थे इरफान को ओपनिंग करा दो, मोहम्मद इरफान को मैं ओपनिंग करवा देता हूं, वो ये बात बोलते थे। तो भाई हम हमेशा मिसबा को भी ये बात करते थे कि भाई आप ये मत बोलो कि टैलेंट नहीं है, चांस दो, आप चांस दो, गलत साबित करो ना, आप यंगस्टर्स को चांस देते रहो।
ये तरीका कार होता है। ये तो फिर आप खुद चाहते हो कि कोई यंगस्टर आए ही ना आगे और चांस दे ही ना, और ये बोलते रहे कि बस हम ही हैं जो हैं, ये तो फिर आप चांस ही नहीं देना चाहते। तो देखो जब चांस देते हो फास्ट बॉलर में भी आप चांस दोगे, मिर्जा को हमने देखा, उसने दिखाई परफॉर्मेंस, बेशक वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खाली परफॉर्मेंस थी, बड़ी टीम के अगेंस्ट उसको मार भी पड़ेगी, हमें पता है, उसको आगे तैयार होना पड़ेगा, अभी वो इतना तैयार नहीं है, लेकिन आप चांसेस दोगे तो आपके सामने कोई आएगा ना। अच्छा जैसे हसन नवाज को चांस मिला, वो सामने आया, सुफियान मुकीम को चांस दिया तो सामने आया, फैसल अकरम को भी आप टॉप एंड T20 सीरीज खिला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5-5 विकेट्स लेके दे रहा है, पिछले मैच में भी इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, तो बात तो ये है फिर। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि जो सीरीज जो है वो इनके दरमियान जारी थी, उस सीरीज जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, और जबरदस्त किस्म की फतह जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली है। बड़ी मजे की सीरीज थी ये, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2-3 बजे शुरू हो जाती थी, मैं लगातार जो है इस सीरीज को मैं देखता रहा हूं। बड़े मजेदार किस्म का साउथ अफ्रीका को एक नया प्लेयर मिला है जिसने पिछले मैच में सेंचुरी मार दी थी, आज फिर उसने जो है 50 मारा है, बेबी एबी के नाम से जो है जाने जाते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के जो है छक्के मारते हैं, मजा आता है भाई इनके छक्के देख के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जितनी टीम स्ट्रांग है, मैं दाऊद को कहता मैं यार जो आगे वर्ल्ड कप आपका आ रहा है ना इस बार, जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, 90% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। देखिए अब ये तो भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहे हैं, ठीक है, लगातार वो जीत रहे हैं, वेस्ट इंडीज में भी जीत रहे हैं, लेकिन मैं अभी बली से बात कर रहा था कि ठीक है अब टीम्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्योंकि इंडिया और श्रीलंका में है, वो थोड़ी सी आपको जो कंडीशन है वो स्पिन भी मिल सकती है। ठीक है ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन दुबई का वर्ल्ड कप भी अगले जीत गए थे, ठीक है वो जीते थे। मसला ऑस्ट्रेलिया का एक नहीं है, मसला ऑस्ट्रेलिया का ये आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग की डेप्थ है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि आप ऑस्ट्रेलिया के 4 भी आउट कर दो, आपको मैं पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। नीचे से एक आधा प्लेयर, ट्रेविस, ये आपका टिम डेविड हो गया, नीचे से मैक्सवेल हो गया, वो मिचेल ओ हो गया, कोई ना कोई जो है वो आपको आके इतना बुरा मारेगा क्या रन हो जाएगा। नहीं वो ये तो ऑस्ट्रेलिया को वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाती है, बहुत है, और ये आप जरूर बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया शायद ऐसा फेवरेट भी जा सके, लेकिन जाहिर है जैसे ये बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंपटीशन रहेगी, टफ है, लेकिन बाकी भी अगर आप देखो तो टीम्स आपको तगड़ी नजर आएंगी। आई होप कि पाकिस्तान भी कुछ अच्छा करे, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से स्पिन कंडीशन रहेंगी, अगर हम भी आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन चलाएं, 2-2 स्पिनर खिलाएं, क्योंकि स्पिनर्स बहुत ज्यादा खेल रहे होंगे, तो वो एक मुश्किल हो सकती है। लेकिन अली साहब कमाल कर दिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था बड़ा थ्रिलर रहा है। पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, 172 रन बोर्ड पे लगाए, जो डिवॉल्ट ब्रेविस हैं जिनको बेबी एबी डिविलियर्स कहा जाता है, 25 गेंदों पे 53 रन, 6 छक्के उन्होंने मारे। वांडर डूसन ने भी 26 गेंदों पे 38 बनाया, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया, मिचेल मार्श जो कप्तान है भाई, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया T20 तो कमाल कर रहा है भाई, वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया, लगातार जीत पे जीत ऑस्ट्रेलिया को हर सीरीज में ऐसा लग रहा है जीत मिल रही है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया का मिनी कोलैप्स आया, लेकिन मैक्सवेल ने फिर कमाल कर दिया, मैक्सवेल ने मैच विनिंग नॉक खेली, कहां से आगे नीचे से ये निकाल जाता है मैच। 36 गेंदों पे 62 रन की नॉक खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के मारे, और मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी गेंद, एक गेंद पहले ये टारगेट चेस करने में हेल्प करवा दी। अच्छा, मैक्सवेल ऐसा प्लेयर बना हुआ ऑस्ट्रेलिया का कि इसमें कभी वो मैच में ओपनिंग करने आ जाता है, कभी वो किस नंबर पे खेल रहा है, जिस दिन पे दिल करता है जाके खेल। ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया कि भाई हर प्लेयर कोई भी किसी भी नंबर पे खेलेगा, ये हम नंबर T20 में नहीं किसी को भी देंगे, ये वजह है। कभी मैक्सवेल को ओपनिंग करवाते हैं, कभी 3 पे करवाते हैं, कभी डेविड को ऊपर भेजते हैं, कभी डेविड को नीचे करते हैं, कभी जोश इंग्लिश ऊपर खेलता है, कभी नीचे खेलता है। उन्होंने सबको तैयार किया हुआ है कि अगर उनके 3 भी आउट हो रहे हैं, 4 भी आउट हो रहे हैं, कोलैप्स भी हो रहा है, लेकिन एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ऊपर लेके जा रहा है। हाँ, ये आप जरूर कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द टॉप कंटेंडर रहेगा, जो 20 टीम्स रहेंगी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, लेकिन मजा बहुत आना है ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर, क्योंकि सही मायनों में एक एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो, मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।